समय को मारना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। मैं 100 संख्याओं को छाती में गोली मार सकती हूँ और उन्हें अपनी हथेली में दशमलव बिंदुओं की तरह बहते हुए देख सकती हूँ। मैं घड़ी से नंबर फाड़ सकती हूँ और घंटे की सुई को टिक 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 उसके आखिरी टॉक तक चलते हुए देख सकती हूँ, ठीक उस पल से पहले जब मैं सो जाऊं। मैं बस अपनी सांस रोककर सेकंड्स को घुटन से मार सकती हूँ। मैं घंटों से मिनटों को मार रही हूँ और किसी को कोई परवाह नहीं। 1 हफ्ता हो गया है जब मैंने एडम से एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने एक बार उसकी तरफ रुख किया था, अपना मुंह खोला था, बस एक बार, लेकिन कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला इससे पहले कि वार्नर बीच में आ गया। तुम्हें सैनिकों से बात करने की इजाजत नहीं है, उसने कहा। अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैं ही अकेला इंसान हूं जिस पर तुम्हें यहां ध्यान देना चाहिए। वार्नर के लिए स्वामित्ववादी शब्द भी काफी नहीं है। वह मुझे हर जगह लेकर जाता है, मुझसे बहुत ज्यादा बातें करता है। मेरा शेड्यूल बस वार्नर के साथ मीटिंग्स करने, वार्नर के साथ खाने और वार्नर को सुनने में बीतता है। अगर वह व्यस्त होता है तो मुझे मेरे कमरे में भेज दिया जाता है। अगर वह खाली होता है तो वह मुझे ढूंढ लेता है। वह मुझे उन किताबों के बारे में बताता है जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया है, उन प्राचीन वस्तुओं के बारे में जो जलाने की तैयारी हो रही है। उसके पास नए संसार के लिए विचार है और कैसे मैं उसकी मदद करूंगी, बस जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगी, बस जैसे ही मैं यह समझ जाऊंगी कि मुझे यह कितना चाहिए, कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है, कि मुझे यह नया शानदार शक्तिशाली जीवन कितना पसंद आएगा। वह इस पल का इंतज़ार कर रहा है जब मैं अपनी संभावनाओं को पहचान लूंगी। वह मुझसे कहता है कि मुझे उसकी धैर्यता के लिए आभारी होना चाहिए, उसकी दयालुता के लिए, उसके इस समझने के भाव के लिए कि यह बदलाव मेरे लिए कठिन होगा। मैं एडम की तरफ देख नहीं सकती, मैं उससे बात नहीं कर सकती। वह मेरे कमरे में सोता है लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाती। वह मेरी देह के इतने करीब सांस लेता है लेकिन कभी मेरी दिशा में अपने होंठ नहीं खोलता। वह मेरे साथ बाथरूम में नहीं जाता। वह मेरी नोटबुक में कोई गुप्त संदेश नहीं छोड़ता। मुझे लगने लगा है कि शायद मैंने उसकी कही हर बात की सिर्फ कल्पना की थी। मुझे जानना है कि क्या कुछ बदल गया है। मुझे जानना है कि क्या मैं पागल हूं जो अपने दिल में पनप रही इस उम्मीद को पकड़े हुए हूं। मुझे यह भी जानना है कि एडम के संदेश का क्या मतलब था। लेकिन हर दिन जब वह मुझे एक अजनबी की तरह बर्ताव करता है तो वह एक और दिन होता है जब मैं खुद पर संदेह करने लगती हूँ। मुझे उससे बात करनी है लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि अब वार्नर मुझे देख रहा है। कैमरे सब कुछ देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कमरे से कैमरे हटा दो। वार्नर अपने मुंह में भरा खाना, कचरा, नाश्ता, बकवास चबाना रोक देता है। वह सावधानी से निकलता है, फिर पीछे झुककर मेरी आंखों में देखता है। बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरे साथ कैदी जैसा व्यवहार करोगे, मैं उससे कहती हूँ, तो मैं भी कैदी की तरह बर्ताव करूंगी। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझे देखता रहे। तुम पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता। वह फिर से चम्मच उठा लेता है। मेरी हर सांस पर निगरानी रखी जाती है। हर गलियारे में हर 5 फुट पर एक गार्ड तैनात है। मुझे अपने ही कमरे तक की पहुंच नहीं है। मैं विरोध करती हूँ। कैमरे कोई फर्क नहीं डालने वाले। उसके होठों पर एक अजीब तरह की मनोरंजक मुस्कान नाच उठती है। तुम ज्यादा स्थिर नहीं हो, जानती हो ना? तुम किसी को मार भी सकती हो। नहीं, मैं अपनी उंगलियां जकड़ लेती हूँ। नहीं, मैं नहीं। मैंने जेनकिंस को नहीं मारा। मैं जेनकिंस की बात नहीं कर रहा। उसकी मुस्कान एसिड का एक बड़ा पात्र है जो मेरी त्वचा में रिस रहा है। वह मुझे देखना बंद नहीं करता, मुस्कुराना बंद नहीं करता, अपनी आंखों से मुझे यातना देना बंद नहीं करता। यह मैं हूं जो अपनी मुट्ठी में चुपचाप चीख रही हूं। वह एक हादसा था,
शब्द मेरे मुंह से इतने धीमे, इतने तेजी से गिरते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने सच में कुछ कहा भी या नहीं, या मैं अब भी यहीं बैठी हूं, या मैं फिर से 14 साल की हो गई हूं, फिर से, और मैं चीख रही हूं और मर रही हूं और उन यादों के समंदर में डूब रही हूं जिन्हें मैं कभी भी भूल नहीं पाती। मैंने उसे किराने की दुकान में देखा। उसकी टांगें टखनों पर एक दूसरे पर टिकी हुई थी। उसका बच्चा एक पट्टे पर था जिसे वह यह सोचती थी कि वह एक बैकपैक समझ रहा है। वह सोचती थी कि वह बच्चा इतना बेवकूफ, इतना छोटा, इतना अपरिपक्व है कि यह समझ ही नहीं सकता कि यह रस्सी जो उसे उसकी कलाई से बांध रही थी एक ऐसा उपकरण था जिसे उसे अपने बेपरवाह आत्मदया के दायरे में फंसाने के लिए बनाया गया था। वह बहुत छोटी थी बच्चे के लिए, इन जिम्मेदारियों के लिए, उस बच्चे के बोझ के नीचे दबने के लिए जिसकी जरूरतें उसकी अपनी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखती। उसकी जिंदगी इतनी असहनीय थी, इतनी जटिल थी, इतनी आकर्षक थी कि उसकी कोख से जन्मा यह पट्टे से बंधा बच्चा कभी समझ ही नहीं सकता था। बच्चे बेवकूफ नहीं होते, यह मैं उसे बताना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसके साथ में चीखने का मतलब यह नहीं था कि वह जानबूझकर शरारत कर रहा था, कि उसका 14वां ताना, बदतमीज, तुम कितने बदतमीज हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, छोटे बदतमीज, मुझे डैडी से कहने पर मजबूर मत करो कि तुम बदतमीज थे, गैर जरूरी था। मैं उसे देखना नहीं चाहती थी लेकिन खुद को रोक भी नहीं सकी। उसके 3 साल के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उसकी छोटी छोटी हथेलियां उन जंजीरों को खोलने की कोशिश कर रही थीं जिन्हें उसने उसके सीने पर कस दिया था। और जब उसने रस्सी को इतनी जोर से खींचा कि वह गिर पड़ा और रोने लगा तो उसने उसे कहा कि तुम इसके लायक थे। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। मैं उससे बहुत से सवाल पूछना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं पूछे, क्योंकि अब हम अजनबियों से बात नहीं करते, क्योंकि कुछ कहना अब कुछ न कहने से ज्यादा अजीब लगता है। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा जब तक कि मेरे हाथों से सब कुछ गिर नहीं गया, मेरे चेहरे से हर भाव मिट नहीं गया। मुझे बहुत अफसोस है, ये वह शब्द थे जो मैंने कभी उसके बेटे से नहीं कहे। मुझे लगा मेरे हाथ मदद कर रहे थे, मुझे लगा मेरा दिल मदद कर रहा था, मुझे बहुत कुछ लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमने एक छोटे बच्चे को मार दिया। मैं अपनी मखमली कुर्सी में ठोक दी गई हूं। 1 लाख यादों से मैं उस भय से ग्रस्त हूं जो मेरी नंगी हथेलियों ने रचा, और हर पल मुझे याद दिलाया जाता है कि मुझे क्यों नहीं चाहा जाता। मेरे हाथ लोगों को मार सकते हैं, मेरे हाथ सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं चाहती हूं, मैं हाँफती हूं, गले में अटकी घुटन को निगलने के लिए संघर्ष करती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम कैमरे हटा दो, नहीं तो मैं तुमसे अपने इस हक के लिए लड़ते लड़ते मर जाऊंगी। आखिरकार वार्नर खड़ा हो जाता है और ताली बजाता है जैसे खुद को बधाई दे रहा हो। मैं सोच रहा था कि तुम कब जागोगी। मैं उस आग के फूटने का इंतजार कर रहा था जो तुम्हें हर रोज अंदर ही अंदर जलाती होगी। तुम नफरत में डूबी हुई हो, है ना? गुस्सा, कुंठा, कुछ करने के लिए तड़प रही हो, किसी बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे तुमसे उतनी नफरत है जितनी तुम कभी समझ भी नहीं सकते। हम एक बेहतरीन टीम बनने वाले हैं। हम कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। वह झुकता है, उसकी आवाज हल्की पड़ जाती है। मुझे पता है तुम्हारे छोटे से दिल ने हमेशा किस चीज की लालसा की है। मैं तुम्हें वह स्वीकार्यता दे सकता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। मैं सिहर जाती हूं, लड़खड़ा जाती हूं, बोलने में असफल हो जाती हूं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जान। वह मुस्कुराता है। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से चाहता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे तैयार होने का इंतजार किया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा।
मैं राक्षस नहीं बनना चाहती। मैं कहती हूँ शायद अपने लिए, उसके लिए नहीं, अपने भाग्य से मत लड़ो। वह मेरे कंधों को जकड़ लेता है। सबको यह तय मत करने दो कि सही क्या है और गलत क्या है। अपना हक छीनो। तुम झुकती हो जबकि तुम जीत सकती हो। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत है जितनी तुम खुद भी नहीं जानती। और सच कहूं तो वह अपना सिर हिलाता है। मंत्रमुग्ध हूं। मैं तुम्हारा तमाशा नहीं हूं। मैं तड़प कर कहती हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रदर्शन नहीं करने वाली। वह मेरे बाजुओं को और कसकर पकड़ लेता है और मैं खुद को छुड़ा नहीं पाती। वह मेरे चेहरे के बहुत करीब झुकता है और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी सांसें अटक जाती हैं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता मेरी जान, वह धीरे से कहता है। मैं तो तुमसे पूरी तरह मोहित हूं। या तो तुम कैमरों को हटा दो या मैं खुद एक एक करके उन्हें ढूंढ कर तोड़ दूंगी। मैं झूठ बोल रही हूं। मैं सफेद झूठ बोल रही हूं, लेकिन मैं गुस्से से जल रही हूं। मैं बेबस हूं। मैं भयभीत हूं। वार्नर मुझे एक ऐसे जानवर में बदलना चाहता है जो कमजोरों पर हमला करे, निर्दोषों का शिकारी बने। अगर वह चाहता है कि मैं उसके लिए लड़ूं, तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैलती है। वह अपने दस्ताने पहने उंगलियों से मेरे गाल को छूता है और जब मैं झटके से पीछे हटती हूं तो वह मेरी ठुड्डी को अपनी पकड़ में ले लेता है। तुम गुस्से में कितनी लाजवाब लगती हो। अफसोस, मेरी कड़वाहट तुम्हारी जुबान के लिए जहर साबित होगी। मैं सिर से पैर तक घृणा में कांप रही हूं। यही तो इस खेल को और दिलचस्प बना देता है। तुम बीमार हो, बहुत बीमार। वह हंसता है और मेरी ठुड्डी छोड़कर अब मुझे सिर से पैर तक परखने लगता है। उसकी आंखें मेरे शरीर पर धीरे धीरे घूमती हैं और मुझे अचानक ऐसा लगता है कि मैं उसकी तिल्ली, स्प्लीन चीर कर फेंक दूं। अगर मैं तुम्हारे कैमरों को हटा दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? उसकी आंखों में खतरनाक चमक है। कुछ नहीं, वह अपना सिर हिलाता है। यह सौदा मंजूर नहीं। अगर तुम मेरी शर्त मानो तो शायद मैं तुम्हारी मांग मान लूं। मैं अपने जबड़े भींच लेती हूं। तुम्हें क्या चाहिए? मुस्कान पहले से भी बड़ी हो जाती है। ये एक खतरनाक सवाल है। तुम्हारी शर्त क्या है? मैं अधीरता से स्पष्ट करती हूं। मुझे छुओ। क्या? मेरा हाँफना इतना जोरदार है कि वह मेरे गले में अटक जाता है और कमरे में गूंज उठता है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम वास्तव में क्या करने में सक्षम हो। उसकी आवाज स्थिर है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, खसी हुई। मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगी। मैं फट पड़ती हूं। तुमने देखा था कि तुमने मुझसे जेनकिंस के साथ क्या करवा दिया। किसी को परवाह नहीं जेनकिंस की, वह ठूकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छुओ। मैं इसे खुद महसूस करना चाहता हूं। नहीं, मैं अपना सिर इतनी जोर से हिलाती हूं कि चक्कर आने लगता है। नहीं, कभी नहीं। तुम पागल हो। मैं नहीं करूंगी। तुम करोगी। दरअसल मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करना होगा, काम करना ही होगा। किसी न किसी मोड़ पर वह अपनी आवाज को संयमित करने की कोशिश करते हुए कहता है, भले ही तुम मेरी शर्त को न मानो, लेकिन तुम यहां किसी कारण से लाई गई हो जूलियट। मैंने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया कि तुम रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति हो, कि तुम किसी भी विद्रोही को काबू में कर सकोगी। तुम्हारा मतलब यातना देना है? हाँ। वह मुस्कुराता है। मुझे माफ करना। मेरा मतलब है यातना देना। तुम हमारी मदद करोगी, हमारे कब्जे में आए लोगों को यातना देने में। एक ठहराव, दर्द देना, समझो, किसी से भी जानकारी निकालने का एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। और तुम्हारे साथ, वह मेरे हाथों की ओर देखता है, खर्चा कम, तेज, प्रभावी। वह और चौड़ा मुस्कुराता है। और जब तक हम तुम्हें जिंदा रखेंगे, तुम कम से कम कुछ दशकों तक काम आओगी। यह तो बड़ी किस्मत की बात है कि तुम बैटरी से नहीं चलती। तुम
मैं हकलाती हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने तुम्हें उस घिनौने पागलखाने से निकाला। मैंने तुम्हें ताकत की स्थिति में लाकर खड़ा किया। मैंने तुम्हें हर वह चीज दी है जो तुम्हें आरामदायक महसूस करने के लिए चाहिए थी। वह मुझ पर अपनी नजरें जमाता है। अब मुझे चाहिए कि तुम ध्यान दो। मुझे चाहिए कि तुम इस उम्मीद को छोड़ दो कि तुम बाकी लोगों की तरह जी सकती हो। तुम सामान्य नहीं हो। तुम कभी सामान्य नहीं थी और कभी हो भी नहीं सकती। स्वीकार करो कि तुम कौन हो। मैं निगलती हूं। मैं नहीं, मैं एक हत्यारी नहीं, यातना देने का एक उपकरण। बस करो। तुम खुद से झूठ बोल रही हो। मैं उसे मिटा देने के लिए तैयार हूं। वह अपना सिर एक ओर झुकाता है और हल्की मुस्कान को दबाने की कोशिश करता है। तुम हमेशा से पागलपन की कगार पर रही हो, है ना? इतने लोगों ने तुम्हें पागल कहा कि तुमने खुद यकीन करना शुरू कर दिया। तुम सोचने लगी कि शायद वे सही थे। तुमने सोचा कि तुम इसे ठीक कर सकती हो। तुमने सोचा कि अगर तुम बस थोड़ा और कोशिश कर लो, थोड़ा और बेहतर बन जाओ, थोड़ी और समझदार, थोड़ी और दयालु, तो दुनिया तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल लेगी। तुमने हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराया। मैं हाँफ उठती हूँ। मेरा निचला होंठ मेरी मर्जी के बिना कांपने लगता है। मैं अपने जबड़े में उठ रही इस जकड़न को काबू में नहीं कर पा रही। मैं उसे यह नहीं बताना चाहती कि वह सही है। तुमने अपने सारे गुस्से और नाराजगी को इसलिए दबा दिया क्योंकि तुम प्यार चाहती थी। वह कहता है अब बिना मुस्कुराए, शायद मैं तुम्हें समझता हूं जूलियट। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। शायद तुम्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुमने खुद को बदलने की कितनी कोशिश की, लेकिन उन कमीने कभी खुश नहीं हुए। वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, है ना? वह मुझे देखता है और एक पल के लिए वह लगभग इंसान जैसा लगता है। एक पल के लिए मैं उस पर विश्वास करना चाहती हूँ। एक पल के लिए मैं जमीन पर बैठकर अपने गले में फंसे इस समंदर को चीख कर बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब तुम्हें दिखावा करना बंद कर देना चाहिए, वह बहुत नरम स्वर में कहता है। जूलियट। वह मेरे चेहरे को अपने दस्ताने वाले हाथों में लेता है, इतनी अप्रत्याशित कोमलता के साथ। तुम्हें अब और अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुम उन सबको नष्ट कर सकती हो। तुम उन्हें गिरा सकती हो और इस पूरे संसार पर राज कर सकती हो। और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भाप इंजन ने मेरे चेहरे पर प्रहार किया हो। मैं किसी को नष्ट नहीं करना चाहती, मैं उससे कहती हूँ। मैं लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वे इसके लायक हैं। वह मुझसे दूर हटता है, झुंझलाया हुआ। तुम प्रतिशोध क्यों नहीं लेना चाहती? तुम वापस लड़ना क्यों नहीं चाहती? मैं धीरे धीरे उठती हूँ, क्रोध से कांपते हुए, यह उम्मीद करती हुई कि मेरे पैर मेरे नीचे से न लड़खड़ा जाए। तुम सोचते हो कि क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नजरअंदाज किया गया और फेंक दिया गया। मेरा स्वर हर शब्द के साथ तेज होता जाता है। बिना रुके उठते भावनाएं अब मेरी सांसों के साथ चीख रही हैं। तुम सोचते हो कि मेरे पास दिल नहीं है। तुम सोचते हो कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं दर्द पहुंचा सकती हूं, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तुम भी बाकी सब की तरह हो। तुम भी मुझे एक राक्षस समझते हो, जैसे बाकी सब समझते हैं। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते जूलियट। नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे किसी और के लिए कुछ भी बनना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। मैं अपने निर्णय खुद लेना चाहती हूँ और मैं कभी भी एक राक्षस नहीं बनना चाहती थी। जब मैं बोलती हूँ तो मेरे शब्द धीमे और दृढ़ होते हैं। मैं इंसानी जिंदगी को तुमसे कहीं ज्यादा महत्व देती हूँ वार्नर। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, फिर रुक जाता है, जोर से हंसता है और अपना सिर हिलाता है। मुझे देखकर मुस्कुराता है। क्या? मैं पूछ बैठती हूँ खुद को रोकने से पहले।
तुमने अभी मेरा नाम लिया, वह और भी चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है। तुमने पहले कभी मुझे सीधे संबोधित नहीं किया था, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं। हाँ, मैंने अभी तुमसे कहा कि मैं। वह बीच में ही मेरी बात काट देता है। मुझे तुम्हारी नैतिक दुविधाओं की चिंता नहीं है, तुम बस समय बर्बाद कर रही हो क्योंकि तुम इनकार की स्थिति में हो। चिंता मत करो, वह कहता है, तुम इससे उबर जाओगी। मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूं। मैं इनकार में नहीं हूं, बिल्कुल हो। तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है जूलियट, लेकिन तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। वह अपना हाथ दिल पर रखकर कहता है, बिल्कुल मेरी पसंद की। यह बातचीत असंभव है। मेरे कमरे में एक सैनिक रह रहा है। मैं तेज सांसें ले रही हूं। अगर तुम मुझे यहां रखना चाहते हो तो तुम्हें कैमरों से छुटकारा पाना होगा। वार्नर की आंखें बस एक पल के लिए काली पड़ जाती हैं। तुम्हारा सैनिक है कहां वैसे? मुझे नहीं पता। भगवान करे मैं लाल न पड़ रही हूं। तुमने ही उसे मेरे लिए चुना था। हां, वह सोचते हुए दिखता है। मुझे तुम्हें असहज देखना पसंद है। वह तुम्हें असहज करता है ना? मैं एडम के हाथों को अपने शरीर पर महसूस करती हूं। उसके होंठ मेरे इतने करीब, उसकी त्वचा की खुशबू, हम दोनों को भिगोती हुई वह गर्म बारिश। और अचानक मेरा दिल दो मुट्ठियों की तरह मेरी पसलियों पर प्रहार करने लगता है, आजादी की मांग करता हुआ। हां, हे भगवान, हां, वह मुझे बहुत असहज करता है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसे क्यों चुना? वार्नर पूछता है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक मुझे कुचल गया हो। एडम को चुना गया था, बिल्कुल था। वह कोई साधारण सैनिक नहीं था जिसे मेरे सेल में भेजा गया हो। वार्नर बिना कारण कुछ नहीं करता। उसे जरूर पता होगा कि एडम और मेरे बीच कोई इतिहास है। वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा निर्दयी और योजनाबद्ध है। नहीं, सांस अंदर। मुझे नहीं पता क्यों। सांस बाहर। मैं सांस लेना भूल नहीं सकती। उसने खुद आगे बढ़कर यह काम लिया, वार्नर साधारण लहजे में कहता है, और मैं क्षण भर के लिए सुन्न हो जाती हूं। उसने कहा कि वह सालों पहले तुम्हारे साथ स्कूल में था। उसने कहा कि शायद तुम उसे याद न रखो क्योंकि वह अब पहले से बहुत अलग दिखता है। उसने अपना पक्ष बहुत प्रभावी ढंग से रखा। एक पल की खामोशी। उसने कहा कि तुम्हारे कैद होने की खबर सुनकर वह बहुत खुश था। वार्नर आखिरकार मेरी तरफ देखता है। मेरी हड्डियां बर्फ के टुकड़ों की तरह आपस में टकरा रही हैं, मुझे मेरी जड़ तक जमा रही हैं। मुझे जिज्ञासा हो रही है, वह बोलता है, अपना सिर हल्का सा झुकाते हुए। क्या तुम्हें उसकी याद है? नहीं, मैं झूठ बोलती हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। मैं सच और झूठ, धारणाओं और संभावनाओं के धागों को सुलझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन शब्द मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट रहे हैं। मुझे घुटन महसूस हो रही है। एडम मुझे पहचानता था जब वह उस सेल में आया था। उसे पहले से पता था कि मैं कौन हूं। उसे मेरा नाम पहले से मालूम था। ओह ओह ओह, यह सब एक चाल था। क्या यह जानकारी तुम्हें गुस्से में डालती है? वह पूछता है, और मैं उसके मुस्कुराते होंठों को हमेशा के लिए एक गहरी खामोश शिकन में सी देना चाहती हूं। मैं कुछ नहीं कहती, और अजीब बात यह है कि यह जवाब देना भी शायद उससे ज्यादा बुरा लगता है। वार्नर की मुस्कान और गहरी हो जाती है। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि तुम्हें कैद क्यों किया गया था। मैंने सोचा कि पागल खाने का यह प्रयोग बिना अतिरिक्त जानकारी के ही जारी रहना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि तुम हमेशा छात्रों के लिए एक खतरा थी। सबको हमेशा तुमसे दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। हालांकि प्रशासन ने कभी कारण नहीं बताया। उसने कहा कि वह और करीब से देखना चाहता था कि तुम किस कदर अजीब बन चुकी हो। मेरा दिल दरक जाता है, मेरी आंखें चमक उठती हैं। मुझे इतनी चोट पहुंची है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी दहशत, इतनी शर्मिंदगी और इतनी जलन हो रही है कि यह सब मेरे अंदर एक दहकती हुई आग की तरह जल रहा है। एक ऐसी ज्वाला
जो मेरी हर उम्मीद को राख में बदल रही है। मैं वॉर्नर की रीढ़ अपनी मुट्ठी में कुचल देना चाहती हूँ। मैं उसे महसूस कराना चाहती हूँ कि तकलीफ कैसी होती है, कि किसी और पर ऐसा असहनीय दुहक डालना क्या मायने रखता है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे दर्द को जाने, जेनकिंस के दर्द को जाने, फ्लेचर के दर्द को जाने। मैं चाहती हूँ कि वह भी वही तकलीफ सहे, क्योंकि शायद वॉर्नर सही है। यह मेरे अंदर जलती हुई आग की तरह है, एक ऐसी दहकती हुई ज्वाला जो मेरी बर्बाद हो चुकी उम्मीदों को राख में बदल रही है। मैं वॉर्नर की रीढ़ अपनी मुट्ठी में कुचल देना चाहती हूँ। मैं उसे महसूस कराना चाहती हूँ कि तकलीफ कैसी होती है, कि किसी और पर ऐसा असहनीय दुहक डालना क्या मायने रखता है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे दर्द को जाने, जेनकिंस के दर्द को जाने, फ्लेचर के दर्द को जाने। मैं चाहती हूँ कि वह भी वही तकलीफ सहे, क्योंकि शायद वॉर्नर सही है। शायद कुछ लोग वाकई इसके हकदार होते हैं। अपनी शर्ट उतारो। सारी अकड़ के बावजूद वॉर्नर सच में चौंक गया लगता है, लेकिन वह जरा भी देर नहीं करता। अपनी जैकेट के बटन खोलता है, दस्ताने उतारता है और अपनी त्वचा से चिपकी पतली कॉटन शर्ट को उतार फेंकता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, बेहद उत्सुक, घिनौनी, हद तक आतुर। वह अपनी जिज्ञासा छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। वॉर्नर अपने कपड़े जमीन पर गिरा देता है और मुझे कुछ ज्यादा ही करीबी नजरों से देखता है। मुझे अपने गले में उठती हुई घृणा को जबरदस्ती निगलना पड़ता है। उसका परफेक्ट चेहरा, उसका परफेक्ट शरीर, उसकी आंखें ठंडी और खूबसूरत, जमी हुई मणियों की तरह। मुझे उससे घिन आती है। मैं चाहती हूँ कि उसकी बाहरी सुंदरता उसी तरह विकृत हो जाए जैसा कि उसका काला, सड़ा गला अंदरूनी अस्तित्व है। मैं उसकी अकड़ को अपनी हथेली से कुचल देना चाहती हूँ। वह मेरे इतने पास आ जाता है कि हमारे बीच बमुश्किल 1 फुट की दूरी बची है। उसकी लंबाई और गठीली काया के सामने मैं एक टूटी हुई टहनी जैसी महसूस करती हूँ। क्या तुम तैयार हो? वह पूछता है, घमंडी और मूर्ख। मैं सोचती हूँ कि उसकी गर्दन तोड़ दूं। अगर मैं यह करूं तो तुम मेरे कमरे से सभी कैमरे हटा दोगे, सारे बग्स, सब कुछ। वह और करीब आता है, अपना सिर थोड़ा झुकाता है। वह मेरे होठों को घूर रहा है, मुझे किसी नए ही नजरिए से परख रहा है। मेरे वादे ज्यादा मायने नहीं रखते जान, वह फुसफुसाता है। या तुमने यह बात भुला दी? 3 इंच और आगे उसका हाथ मेरी कमर पर, उसकी सांसें मीठी और गर्म मेरी गर्दन पर। मैं एक शानदार झूठा हूं और फिर हकीकत मुझ पर 200 पाउंड की समझदारी बनकर गिरती है। मुझे यह नहीं करना चाहिए। मुझे इससे कोई सौदा नहीं करना चाहिए। मुझे यातना के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं अपना दिमाग खो चुकी हूं। मेरे हाथ मुट्ठियों में जकड़े हुए हैं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे बोलने की ताकत तक नहीं मिल रही। तुम जहन्नुम में जा सकते हो। मैं निर्जीव पड़ जाती हूँ। पीछे की दीवार से टकराकर जमीन पर ढेर हो जाती हूँ, बेबस, हताश। मुझे सिर्फ एडम का ख्याल आता है और मेरा दिल फूल की तरह मुरझा जाता है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं कमरे के सामने की डबल दरवाजों तक दौड़ती हूँ और उन्हें झटके से खोल देती हूँ, इससे पहले कि वॉर्नर मुझे रोक सके। लेकिन एडम मुझे रोक लेता है। वह बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। जहां भी मैं जाती हूँ मेरी रखवाली करता हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया है और मेरा चेहरा फर्श की ओर झुक जाता है। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका है। मेरा दिल मेरे हाथों में बिखरा पड़ा है। बिल्कुल, उसने सब कुछ सुना होगा। अब वह जानता है। अब उसे पता चल गया है कि मैं एक हत्यारी हूं, एक राक्षस, एक जहरीले शरीर में कैद, एक बेकार आत्मा। वॉर्नर ने यह सब जानबूझकर किया और मैं उनके बीच खड़ी हूं। वॉर्नर बिना शर्ट के, एडम अपनी बंदूक को घूरते हुए। सिपाही, वॉर्नर बोलता है, इसे वापस इसके कमरे में ले जाओ और सारे कैमरे हटा दो। अगर यह अकेले लंच करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन मैं इसे डिनर पर देखने की उम्मीद रखता हूं। एडम पल भर के लिए
कुछ ज्यादा ही देर तक पलकें झपकाता है। जी सर। जूलियट। मैं जम जाती हूँ। मेरी पीठ वार्नर की तरफ है। मैं मुड़कर नहीं देखती। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने सौदे की शर्तें निभाओगी। लिफ्ट तक चलकर जाने में 5 साल लग जाते हैं, ऊपर जाने में 15 साल और। जब मैं अपने कमरे में पहुंचती हूं तब तक मैं 1 मिलियन साल की हो चुकी हूं। एडम स्थिर है, चुप है, पूरी तरह संयमित और यांत्रिक रूप से चलता है। उसकी आंखों में, उसकी हरकतों में, उसके शरीर की गतिविधियों में कहीं भी यह संकेत नहीं है कि वह मेरा नाम भी जानता है। मैं उसे देखती हूं। वह तेजी से, फुर्ती से, सावधानी पूर्वक कमरे में घूमता है, उन छोटे उपकरणों को ढूंढकर निष्क्रिय करता है जो मेरी गतिविधियों की निगरानी के लिए लगाए गए थे। अगर कोई पूछे कि मेरे कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे, तो एडम को कोई सजा नहीं मिलेगी। यह आदेश वार्नर से आया है। इसका मतलब है कि अब यह आधिकारिक है। इसका मतलब है कि अब मेरे पास कुछ निजी समय हो सकता है। मुझे लगा था कि मुझे निजता चाहिए। मैं कितनी मूर्ख थी। एडम अब वो लड़का नहीं है जिसे मैं याद करती हूँ। मैं 3री कक्षा में थी। मैं अभी अभी इस शहर में आई थी, अपने पुराने स्कूल से निकाले जाने के बाद। मेरे माता पिता हमेशा भागते रहते थे, हमेशा मेरे द्वारा पैदा किए गए झमेलों से दूर जाने की कोशिश में। उन प्लेडेट्स, खेलने की मुलाकातों से जो मैंने बर्बाद कर दिए, उन दोस्तियों से जो कभी बनी ही नहीं। कोई भी मेरी समस्या के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे अस्तित्व के इर्द गिर्द फैली रहस्य की धुंध चीजों को और भी बदतर बना देती थी। जब मानव कल्पना को खुला छोड़ दिया जाता है तो वह अक्सर विनाशकारी साबित होती है। मैंने बस उनकी फुसफुसाहट के टुकड़े सुने थे। फ्रीक, तुमने सुना उसने क्या किया? क्या हारा हुआ इंसान है। उसे उसके पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था। साइको। इसके पास कोई अजीब बीमारी है। कोई मुझसे बात नहीं करता था। सभी मुझे घूरते रहते थे। मैं इतनी छोटी थी कि मैं अब भी रोती थी। मैं एक जंजीर वाली बाड़ के पास अकेले लंच खाती थी और कभी शीशे में नहीं देखती थी। मैं अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी, वह चेहरा जिसे हर कोई इतनी नफरत करता था। लड़कियां मुझे लात मारती और भाग जाती। लड़के मुझ पर पत्थर फेंकते थे। मेरे शरीर पर आज भी कहीं न कहीं उन जख्मों के निशान मौजूद हैं। मैंने दुनिया को उन जंजीर वाली बाड़ों के पार से गुजरते हुए देखा। मैं कारों को देखती, उन माता पिता को देखती जो अपने बच्चों को छोड़ने आते थे, और उन लम्हों को देखती जिनका मैं कभी हिस्सा नहीं बन सकती थी। यह उस समय की बात है जब बीमारियां इतनी आम नहीं हुई थी कि मौत एक सामान्य बातचीत का हिस्सा बन जाए। यह उस समय की बात है जब हमें एहसास नहीं हुआ था कि बादलों का रंग गलत था, जब हमें यह नहीं पता था कि सारे जानवर मर रहे थे या संक्रमित हो चुके थे, जब हमें यह समझ नहीं आया था कि हर कोई भूख से मरने वाला था और बहुत तेजी से। ये वो समय था जब हम अब भी सोचते थे कि हमारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। उस समय एडम वही लड़का था जो पैदल स्कूल आया करता था। एडम वही लड़का था जो मुझसे 3 कतार आगे बैठता था। उसके कपड़े मुझसे भी बदतर होते थे। उसका लंच कभी नहीं होता था। मैंने उसे कभी खाते हुए नहीं देखा। एक सुबह वह स्कूल कार में आया। मैंने देखा क्योंकि मैंने उसे उस कार से बाहर धकेले जाते हुए देखा। उसका पिता शराब के नशे में था और कार चला रहा था। किसी वजह से चिल्ला रहा था, गुस्से में हाथ घुमा रहा था। एडम एकदम स्थिर खड़ा था और जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, जैसे वह खुद को किसी अपरिहार्य चीज के लिए तैयार कर रहा हो। मैंने देखा कि एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि एडम जमीन पर गिर पड़ा और मैं वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल स्थिर, जब तक कि उसके पिता ने उसे बार बार पसलियों में लात नहीं मारी। यह सब तेरी गलती है, तेरी गलती है, तू बेकार का टुकड़ा है। उसके पिता बार बार चिल्लाते रहे, जब तक कि मैंने वहीं खड़े खड़े उल्टी नहीं कर दी। एक झुंड डंडे
डैंडेलियंस सिंगापुरनी फूल पर। एडम ने रोया नहीं, वह जमीन पर पड़ा रहा तब तक जब तक उसके पिता थक नहीं गए, जब तक वह कार में बैठकर चला नहीं गया। सिर्फ तब जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा। उसकी छोटी सी आंखें मिट्टी में धंस गईं। उसके हाथ उसकी चोटिल पसलियों को जकड़े हुए थे। मैं अपनी नजरें हटा नहीं पाई। मैं कभी भी उस आवाज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई, उस दृश्य को अपने दिल से मिटा नहीं पाई। तभी मैंने एडम केंट को नोटिस करना शुरू किया। जूलियट। मैं तेजी से सांस अंदर खींचती हूं और चाहती हूं कि मेरे हाथ कांप न रहे होते। मैं चाहती हूं कि मेरी आंखें ही ना होती। जूलियट, वह फिर से कहता है, इस बार और भी नरम स्वर में, और मेरा शरीर जैसे किसी ब्लेंडर में घुल रहा हो। मैं पूरी तरह से टूट रही हूं। मेरी हड्डियां तड़प रही हैं, तड़प रही हैं, तड़प रही हैं उसकी गर्माहट के लिए। मैं पीछे मुड़ने वाली नहीं हूं। तुम हमेशा जानते थे कि मैं कौन हूं। मैं फुसफुसाती हूं। वह कुछ नहीं कहता, और अचानक मुझे उसकी आंखें देखने की बेतहाशा जरूरत महसूस होती है। मुझे अचानक उसकी आंखों में झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं हर चीज को नजरअंदाज करते हुए उसकी ओर मुड़ जाती हूं, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह अपने हाथों को घूर रहा है। मुझे माफ कर दो, बस इतना ही कहता है। मैं दीवार से टिक जाती हूं और अपनी पलकों को कसकर बंद कर लेती हूं। सब कुछ एक नाटक था। मेरा बिस्तर चुराना, मेरा नाम पूछना, मेरे परिवार के बारे में पूछना। वह वार्नर के लिए प्रदर्शन कर रहा था, गार्ड्स के लिए, उन सब के लिए जो देख रहे थे। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि किस पर यकीन करूं। मुझे यह कहना होगा, मुझे इसे बाहर निकालना होगा, मुझे अपने घावों को फिर से चीरना होगा और उसके सामने ताज़ा खून बहाना होगा। यह सच है, मैं उसे बताती हूँ, उस छोटे लड़के के बारे में। मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा कांप रही है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने वो किया था। वो बहुत देर तक चुप रहता है। मैंने पहले कभी नहीं समझा, वह कहता है, और उसका हर शब्द मेरे अंदर किसी लात की तरह लगता है। वह ऊपर देखता है और उतना ही तकलीफ में दिखता है जितना मैं उसे कभी नहीं देखना चाहती थी। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था, मुझे तब एहसास नहीं हुआ कि असल में क्या हुआ होगा। अभी तक नहीं। क्या? मैं हैरानी में कहती हूं। मेरी आंखें लगातार झपक रही हैं। यह कभी मेरी समझ में नहीं आया, वह कहता है, और उसके हर शब्द से मेरा दम घुटने लगता है। जब मैंने इसके बारे में सुना, हम सब ने सुना, पूरा स्कूल। ये एक हादसा था, मैं घुटी हुई आवाज में कहती हूं, खुद को बिखरने से रोक नहीं पाती। क्या? क्यों? मेरी आंखें आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हैं। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरा दिल एक अजीब सी उम्मीद से भर गया है। वह अपना निचला होंठ काटता है, नजरें फेर लेता है, दीवार तक चलता है, अपना मुंह कई बार खोलता और बंद करता है, जैसे शब्द बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे हों। फिर अचानक कह देता है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता था जूलियट, मैं भगवान, मैं बस। वह अपना मुंह हाथ से ढक लेता है, फिर अपनी उंगलियां गर्दन तक ले जाता है, अपने माथे को रगड़ता है, आंखें बंद करता है, होंठों को भींचता है, उन्हें जबरदस्ती खोलता है। उस दिन मैं तुमसे बात करने वाला था। एक अजीब सी मुस्कान, एक अजीब सी हंसी। वह अपने बालों में हाथ फेरता है, छत की ओर देखता है, मुझसे पीठ फेर लेता है। आखिरकार मैं तुमसे बात करने वाला था। मैं आखिरकार तुमसे बात करने वाला था। और मैं, वह जोर से अपना सिर झटकता है, एक और दर्द भरी हंसी हंसने की कोशिश करता है। भगवान, तुम्हें मेरी याद भी नहीं है। हजारों लाखों सेकंड बीत जाते हैं और मैं खुद को टूटने से नहीं रोक पाती। मैं हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ, भाग जाना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि पहले क्या करूँ। मैं कबूल करती हूँ, मुझे तुम्हारी याद है। मेरी आवाज़ एक घुटी हुई फुसफुसाहट में बदल जाती है।
मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हूँ। तुम वो अकेले इंसान थे जिसने मुझे कभी इंसान की तरह देखा था। उसने मुझसे कभी बात नहीं की, एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वह अकेला था जो मेरे पास मेरी जालीदार बाड़ के करीब बैठने की हिम्मत करता था। वह अकेला था जिसने मेरे लिए आवाज उठाई। वह अकेला था जिसने मेरे लिए लड़ा। वह अकेला था जिसने तब किसी के मुंह पर मुक्का मारा जब उन्होंने मेरे सिर पर पत्थर फेंका, और मैं तो धन्यवाद कहना भी नहीं जानती थी। वह मेरे जीवन में दोस्त जैसा सबसे करीब था। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और देखती हूँ वह ठीक मेरे सामने खड़ा है। मेरा दिल कांच के पीछे खिले लिली के फूलों का एक बाग है जो बारिश की बूंदों की तरह धड़कने लगा है। उसका जबड़ा उतना ही खड़ा है जितनी उसकी मुट्ठियां, जितनी उसकी आंखें, जितनी उसकी बाहों में खिंचाव। तुम हमेशा से जानती थी। 3 फुसफुसाते शब्द, और उसने मेरे अंदर की बाढ़ को तोड़ दिया है। मेरे होंठ खोल दिए हैं, मेरा दिल फिर से चुरा लिया है। मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एडम, मैं हंसने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे होंठ एक घुटी हुई सिसकी पर लड़खड़ा जाते हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी आंखों को पहचान लूंगी। और बस यही पल था। इस बार कोई आत्मसंयम नहीं। इस बार मैं उसकी बाहों में हूं, दीवार के खिलाफ, और मैं हर जगह कांप रही हूं। वह इतना नर्म है, इतना सावधान, जैसे मैं कांच की बनी हूं और मैं टूट जाना चाहती हूं। वह अपनी उंगलियां मेरे जिस्म पर फिरा रहा है, अपनी आंखें मेरे चेहरे पर दौड़ा रहा है, अपने दिल की धड़कनों से दौड़ लगा रहा है, और मैं अपने दिमाग में अनगिनत दौड़ें लगा रही हूं। हर चीज आग की तरह जल रही है। मेरे गाल, मेरे हाथ, मेरे पेट के अंदर का गहरा हिस्सा, और मैं भावनाओं की लहरों में डूब रही हूं, ताजी बारिश के तूफान में समा रही हूं। मैं बस उसकी बाहों की ताकत को महसूस कर रही हूं, उसका साया अपने शरीर पर पड़ता हुआ महसूस कर रही हूं। और मैं इस पल को कभी भी भूलना नहीं चाहती। मैं उसे अपनी त्वचा पर की देना चाहती हूँ, उसे हमेशा के लिए संजो लेना चाहती हूँ। वह मेरे हाथ पकड़ता है और मेरी हथेलियां अपने चेहरे पर रख देता है, और मुझे एहसास होता है मैंने कभी यह नहीं जाना था कि इंसान महसूस करना कितना खूबसूरत हो सकता है। मुझे पता है कि मैं अब भी रो रही हूँ जब मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। मैं उसका नाम फुसफुसाती हूँ, और वह मुझसे भी ज्यादा गहरी सांसें ले रहा है, और अचानक उसके होंठ मेरी गर्दन पर हैं। मैं हाँफ रही हूँ, मर रही हूँ, उसके बाजुओं को कसकर पकड़ रही हूँ, और वह मुझे छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। और मैं तूफान हूँ, बिजली हूँ, सोच रही हूँ कि मैं आखिर कब जागूंगी। 1 बार, 2 बार, 100 बार उसके होंठ मेरी गर्दन को छूते हैं, और मैं सोचती हूँ क्या इंसान खुशी से मर सकता है। वह मेरी आंखों में देखता है, मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में समेटता है, और मैं खुशी, दर्द और असंभवता के इस मिश्रण में लाज से लाल हो रही हूं। मैं तुम्हें कब से चूमना चाहता था। उसकी आवाज गहरी है, भारी है, मेरे कानों में गूंज रही है। मैं ठहर गई हूं, एक उम्मीद में, एक इंतजार में, और मुझे डर लग रहा है कि वह मुझे चूम लेगा, और मुझे डर लग रहा है कि वह मुझे नहीं चूमेगा। मैं उसके होंठों को देख रही हूं, और मुझे एहसास ही नहीं होता कि हम कितने करीब हैं जब तक हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर दिया जाता। 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीखें कमरे में गूंज उठती हैं, और एडम मेरे पीछे देखता है, जैसे उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि वह कहाँ है। वह पलकें झपकाता है और तेजी से इंटरकॉम की ओर भागता है, सही बटन दबाने के लिए। मैं नोटिस करती हूँ कि उसकी सांसें अब भी तेज चल रही हैं। मैं अपने ही जिस्म में कांप रही हूँ। नाम और नंबर। इंटरकॉम की आवाज सख्त और ठंडी है। केंट, एडम, 45 B80 6659। एक ठहराव। सिपाही,
क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कमरे की कैमरा डिवाइसेस डीएक्टिवेट कर दी गई हैं? हाँ सर, मुझे इन उपकरणों को निष्क्रिय करने के सीधे आदेश दिए गए थे। किसने यह आदेश जारी किया? वॉर्नर सर। एक और लंबा ठहराव। हम इसकी पुष्टि करेंगे। सुरक्षा उपकरणों के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ करने पर तुम्हें तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, सिपाही। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका एहसास है। हाँ सर। लाइन शांत हो जाती है। एडम दीवार से टिक जाता है। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे यकीन नहीं, लेकिन मैं कसम खा सकती हूं कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई थी। वह अपनी आंखें बंद करता है और लंबी सांस छोड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस राहत का मैं क्या करूं जो मेरी हथेलियों में भर आई है। इधर आओ, वह कहता है, अब भी आंखें बंद किए हुए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूं और वह मुझे अपनी बाहों में समेट लेता है। मेरे बालों की खुशबू में गहरी सांस भरता है, मेरे सिर के किनारे को चूमता है, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ इतना अविश्वसनीय महसूस नहीं किया। अब मैं इंसान भी नहीं रही, मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। सूरज और चांद एक हो गए हैं, धरती उल्टी घूम रही है। मैं उसकी बाहों में महसूस करती हूं कि मैं वही बन सकती हूं जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। वह मुझे भुला देता है कि मैं किस कदर खौफनाक हो सकती हूं। जूलियट, वह मेरे कान में फुसफुसाता है, हमें यहां से निकलना होगा।